जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो कैसे पचता है, हमें ऊर्जा कैसे मिलता है, प्रोटीन कैसे मिलता है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे रोज की यूज में आने वाली एक सिस्टम है। तो पहले हम लोग समझते हैं सिस्टम। सिस्टम किसे कहा जाता है? तो सिस्टम वो होता है जिसमें एक ही तरह के बहुत सारे चीज मिले होते हैं। एक ही तरह के बहुत सारे चीज मिले होते हैं। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए हमारा मुख गुहा मिला होता है, मुख गुहा मिला होता है, ग्रास नली मिला होता है, अमाशय मिला होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये सभी चीज मिलते हैं और भोजन को एक क्रमबद्ध तरीके से पचाते हैं। तो ये सिस्टम है। उसी तरह जैसे कि कंप्यूटर में देखते हैं कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सिस्टम है। अब हम लोग जानते हैं कि पाचन क्या है, पाचन क्या है और हम क्यों जरूरी है पाचन। पाचन मतलब डाइजेशन। पाचन है एक जटिल प्रक्रिया है। ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमें भोजन कब मिलता है? जब हमारा भोजन पच जाता है। जब हमारा भोजन पच जाए तब तो हमें भोजन ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मिलने के बाद ही हम अपने काम को कर पाते हैं। अगर भोजन ना पचे तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पाचन जो है ये जटिल प्रक्रिया है। ये जटिल अणुओं मतलब बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने वाली एक प्रक्रिया है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी कोशिकाएं होती है वो बहुत छोटी होती है और उन्हें ऊर्जा चाहिए पाचन क्रिया से। तो जब अणु बहुत छोटे छोटे होंगे तभी तो वो मिलेगा। अगर वो बड़े होंगे तो कैसे कर पाएंगे? हम जैसे जानते हैं कि हम पाचन हमारा शुरू दांत से ही हो जाता है। हम जैसे ही भोजन को मुंह में डालते हैं, मुख गुहा में डालते हैं, यहाँ से हमारा पाचन शुरू हो जाता है। दांत जो होते हैं भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, पर वो इतने नहीं तोड़ पाते हैं जितने कोशिका उसको प्रयोग में ला सके। इसीलिए पाचन जरूरी होता है, जो कि ये होता है मुख गुहा से शुरू होकर, मुख गुहा से फिर ग्रास नली से फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत तक ये पूरा चलते हुए क्रमबद्ध तरीके से एकदम छोटे अणुओं में टूटता है। वो कोशिकाओं के प्रयोग में आता है। तो देखिए पाचन है जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। पाचन किसका किसका होता है? पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब चीजों का पाचन होता है। जबकि जल, विटामिन, खनिज इन सब का पाचन नहीं होता है। अगर पूछा जाए किनका पाचन नहीं होता है तो जल, विटामिन, खनिज लवण इनका पाचन नहीं होता है। ये बहुत छोटे होते हैं, ये सीधे सोख लिए जाते हैं, ये सीधे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इन्हें पाचन की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे शरीर में बहुत छोटी मात्रा में होते हैं, इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो इनका पाचन नहीं होता है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। फिजियोकेमिकल क्या होता है? फिजियोकेमिकल होता है। फिजिकली मतलब दांतों से तोड़ना। ठीक है, तोड़ना मतलब दांतों से हम लोग चबाते हैं, किसी को चबाते हैं तो वो छोटे छोटे टूटता है, तो ये है फिजिकल। केमिकल क्या है? रस के माध्यम से, मतलब यहाँ बहुत सारे पाचन ग्रंथि होते हैं। ठीक है, तो पाचक रस के माध्यम से पचना ये होता है केमिकल। जैसे कि देखिए हमारे दांत में ही ये हो जाता है। दांत जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है तो वो फिजिकल है। अब जब मुंह में क्या पाया जाता है? तो मुंह में पाया जाता है टाइलिन, यानी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अब जब लार ग्रंथियां भोजन को तोड़ती है तो वो हो गया केमिकल, यानी फिजियोकेमिकल। तो पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब पाचन क्या कार्य करता है? पाचन से क्या फायदा है? तो पाचन से हमें भोजन मिलता है। माफ कीजिएगा, पाचन से हमें ऊर्जा मिलता है। भोजन हम खाते हैं वो हमारे अमाशय में जाता है। ठीक है, और अमाशय में वहां पर जब जठर ग्रंथियां जठर रस छोड़ती है, ऐसे छोड़ती है, तो उससे भोजन पचता है और भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है और इस ऊर्जा का प्रयोग कोशिकाएं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं पाचन। तो पाचन जो होती है वो एक एलिमेंट्री कैनल होता है, आहार नाल होता है। ये कितना फीट होता है? ये 32 फीट होता है, ये आहार नाल होता है। और ये आहार नाल मतलब यहाँ से केवल यहाँ तक नहीं, बहुत कोई आहार नाल को ग्रास नली समझ लेते हैं। हम ग्रास नली की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आहार नाल, जो कि शुरू से लेकर अंत तक उसमें भोजन रहता है। आहार नाल 32 फीट होता है, मतलब यहाँ ये मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक होता है, ये आहार नाल है। अगर मीटर में बदले तो ये 9 मीटर का होता है, ये 9 मीटर का होता है। आहार नाल को अगर फीट में बोला जाए तो ये 32 फीट होता है, मीटर में बोला जाए तो ये 9 मीटर होता है। और आहार नाल में क्या क्या होती है? आहार नाल की शुरुआत होती है मुख गुहा से। आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? तो आहार नाल की बात कहा जाए तो ये मुख गुहा से शुरू होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मुख गुहा है और यहाँ से आहार नाल शुरू होता है। आहार नाल यहाँ से शुरू होता है, ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा है, यहाँ से हमारा पाचन शुरू होता है।
और इसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद भोजन जाता है अमाशय में, अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गुदा के माध्यम से हमारे शरीर से एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो पाचन क्रिया है वो आहार नाल से होके गुदा से हमारी क्रिया पूरी हो जाती है। अब पाचक ग्रंथियां होती है, ये तो आहार नाल से गुजरता है। अब आहार नाल में कुछ कुछ ग्रंथियां होती है जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस छोड़ती है। इसमें लार ग्रंथि होती है जो मुख गुहा में पाया जाता है। ये भोजन को पचाने के लिए लार में मतलब मुख गुहा में ही रस छोड़ती है। टाइलिन ग्रंथि होती है जो छोड़ती है भोजन को पचने के लिए। अब बताइए जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है भाई? तो जठर ग्रंथि पाया जाता है हमारे आमाशय में, और ये जठर ग्रंथि होती है भोजन को आमाशय में पचाने में सहायता करती है। उसके बाद लिवर और पित्ताशय होता है, ये भी भोजन को पचाने के लिए अपना योगदान देते हैं। उसके बाद भोजन लिवर देते हैं। उसके बाद अग्न्याशय, ये भी एक लेट नाम की LAT लैट नाम की एक पाचक रस छोड़ती है, आगे समझेंगे। और आंत्र ग्रंथि होती है, मतलब छोटी आंत में पाई जाने वाली ग्रंथि को हम लोग कहते हैं आंत्र ग्रंथि। ये भी भोजन को पचाने के लिए अपना योगदान देती है, मतलब पाचक रस छोड़ती है। तो हम पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम आगे समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाचन जो होती है वो 2 चरणों में होती है। पहला जो होता है वो एलिमेंट्री कैनल होता है, उसमें पाचन होता है, और दूसरा होता है वो पाचक ग्रंथियों द्वारा होता है। अब हम लोग समझते हैं, आगे समझते हैं। और यहाँ एक गलती होती है बहुत सारे स्टूडेंट से, एक गलती होती है और पढ़ाने वाले लोगों से भी ये गलती होती है कि पाचन में हम लोग जैसे ही प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चीज आते हैं, जैसे प्रोटीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ग्रंथियां आते हैं। तो कई लोग होते हैं ना, उसको डिस्क्राइब करने लगते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ग्रंथियां क्या होती है। तो लेकिन हम यहाँ नहीं, ये नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग सा वीडियो है जो न्यूट्रिएंट चैप्टर में है, उसको हम वहां पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को हम वहां पढ़ेंगे। और ये ग्रंथियां हैं, इसको एक ग्रंथि नामक चैप्टर है, हम उसको वहां पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में अगर ऐसे कर देंगे तो ये तो खिचड़ी भात हो जाएगा, खिचड़ी भात हो जाएगा। उसके बाद आपको भी पढ़ने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसको सिंपल में समझेंगे। तो चलिए हम आगे समझते हैं। पहला पाचन तंत्र का पहला जो होता है या मुख गुहा होता है, जिससे हम भोजन खाते हैं। मुख गुहा का मतलब होता है खाली भाग, मुंह के अंदर का ये खाली भाग होता है, ये मुख गुहा होता है। सॉरी। ये मुख गुहा होता है, ये खाली भाग है, ये मुख गुहा है। हम इसमें भोजन खाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं। तो दांत को हम अगले वीडियो में बता देंगे, इस ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ये अगले वीडियो में समझिएगा। और जीभ का काम होता है केवल टेस्ट बताना, इसका पाचन में कोई काम नहीं होता। अब मुंह में जो होती है, ये मुख्य काम होता है लार ग्रंथियों का। मुंह में लार ग्रंथि होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, और इनका काम क्या होता है, भोजन को मुंह में पचाना। इनका काम होता है भोजन को मुंह में पचाना, और ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ये लार ग्रंथियां क्या होती है, पैरोटीड, सबलिंगुअल और सबमेडिबुलर। पैरोटीड, सबलिंगुअल, सबमेडिबुलर। पैरोटीड सबसे बड़ी होती है, ये तीनों लार ग्रंथियों में पैरोटीड सबसे बड़ी होती है। और यही ग्रंथि होती है वो सांप में जहर का काम करती है। सांप का पेट शरीर में जहर नहीं रहता, उसके मुंह में जहर रहता है। इसे बहुत सारे लोग को देखिएगा, देहात वहात में लोग सांप पकड़ता है तो उसके सिर को काट के फेंक देता है, पूरा शरीर को खा जाता है। तो ये तो एक तरह का चाइनीज आदमी जैसा हो गया, पर इसको ध्यान मत दीजिए। सांप के मुंह में जहर होता है, क्योंकि पैरोटीड जो ग्रंथि होती है उसके मुंह में पाया जाता है, और ये सांप में जहर का काम करता है। और अगला होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सबमेडिबुलर, पर हम इसमें केवल पैरोटीड को पढ़ेंगे। आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि मानव के जो मुंह है, मनुष्य के मुंह में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। अब क्या कीजिए, लार को 1.5 लीटर बनता है, एक बोतल में स्टोर कर लीजिए और उसको एक एक साथ पी जाइए। ऐसा नहीं होता है, ये बनते रहता है और पाचन क्रिया में उपयोग होते रहता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, हम लार ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। तो लार ग्रंथि में 4 ग्रंथियां होती है, ठीक है। एक होता है लाइसोजाइम, दूसरा होता है टाइलिन, तीसरा होता है डाइस्ट्रेज, और चौथा होता है म्यूकस। ये 4 ग्रंथियां होती हैं जो लार ग्रंथियां में पाई जाती है। पहला होता है लाइसोजाइम, इसके बारे में समझते हैं।
लाइसोजाइम का जो काम होता है, लाइसोजाइम भोजन में जीवाणु को मारने का काम करता है, ये कीटाणुओं को मारता है। भगवान बहुत होशियार था। जैसे देखिए, कोई भी आदमी है काम करते रहेगा, मजदूर उजदूर को देखिएगा वो काम करते रहेगा, कोई काम कर रहा है, कोई प्रसादी वरसादी देगा, बोलेगा प्रसादी है दीदी, ऐसा कहेगा, खा जाएगा। तो भाई उसके हाथ में जितना कीटाणु था उसके मुंह में गया। अब मुंह में गया तो कीटाणु से तो वो तो मर जाएगा। तो भगवान तो बहुत होशियार था, क्या किया कि उसके मुंह में एक जीवाणु नाशी के लिए, कि लोग हैं ये तो हाथ उथ कभी धोता नहीं है, बाकी बात प्रचार बहुत आता है, तो वो खा जाएगा, तो वो जीवाणु से मर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने एक लाइसोजाइम नाम का एक ग्रंथि बना दिया। और लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणु नाशी। मतलब जीवाणु नाशी का मतलब क्या होता है, जीवाणुओं को नाश करने वाला, कीटाणु को मार देता है। और ये लाइसोजाइम होता है, ये दिन के समय बनता है। जैसे कि हम लोग दिन के समय भोजन करते रहते हैं, हम लोग स्नैक्स भी खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, पर हमारा दांत कभी गंदा नहीं होता है। लेकिन रात में जब हम कुछ भोजन नहीं करते पर हमारा दांत गंदा हो जाता है, कैसे? उससे बदबू आने लगता है, क्योंकि लाइसोजाइम होता है वो सुबह को बनता है। ये जीवाणुओं को नाश करता है और मुंह को साफ रखता है। और ये रात को बनता नहीं है, तो रात को नहीं बनता है तो क्या, दांत गंदा हो जाता है, उससे बदबू आता है। ठीक है। और देखिए क्या, बच्चे जो होते हैं वो कोई भी चीज को ऐसे मुंह में डाल लेते हैं। अब मुंह में डाल लेते हैं तो उसमें कीटाणु उटाणु रहेगा तो बच्चे तो बीमार पड़ जाएंगे ना। तो भगवान बहुत होशियार था, वो क्या करता है, बच्चों में ज्यादा लार बनाता है। कई बच्चों को देखते रहिएगा उसके मुंह से ऐसे लार चूते रहेगा, कोई कोई उसमें रुमाल बांध देता है ऐसे लार पोंछने के लिए। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइलिन। टाइलिन का क्या काम रहता है, टाइलिन जो होता है ये हमारे भोजन में स्टार्च को पचाता है। हम लोग भोजन करते हैं उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च किसे कहते हैं, मंड या चोकर। मंड या चोकर, ठीक है, स्टार्च होता है मंड या चोकर, ये हमारे भोजन में होता है। स्टार्च होता है भोजन का जो छिलका होता है, ठीक है, छिलका होता है, चोका बोलते हैं इसको, छिलका होता है, उससे हम कहते हैं मंड या चोकर। इसको पचाता है टाइलिन जो हमारे मुंह में होता है। ठीक है। उसके बाद है डाइस्ट्रेज। टाइलिन और डाइस्ट्रेज दो अलग अलग ग्रंथि हैं, लेकिन काम दोनों का एक समान होता है। टाइलिन और डाइस्ट्रेज दोनों ही मंड को पचाने का काम करता है, और ये बहुत जरूरी है। अगर मंड नहीं और मंड हमारे भोजन में बहुत जरूरी है। अगर मंड नहीं रहेगा तो ये पचेगा ही नहीं। देखिए, आटा को आप कितना भी अच्छे से चाल लीजिए उसमें मंड रहेगा ही रहेगा। और मंड रहना भी जरूरी है, तभी तो भोजन पचेगा। अगर मंड नहीं रहेगा वो तो मैदा बन जाएगा, और मैदा को पचाना बहुत मुश्किल होता है। आप 5 रोटी मैदा का खा के नहीं पचा सकते, जबकि आटा का आप 8-10 रोटी खा सकते हैं आराम से। अब अगला होता है हमारा म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, मुलायम बनाता है, भोजन को मुलायम बनाता है ताकि निगलने में आसानी हो। ये निगलने में आसानी होने के लिए भोजन को चिपचिपा बनाता है। बहुत कोई को देखिएगा जल्दी जल्दी में खाता है, एकदम एकदम क्या कहते हैं, एकदम हड़बड़ी में खाता है, हुम्मच के हड़बड़ी में खाता है, तो उनका भोजन क्या होता है ना, चिपचिपा नहीं बन पाता है। चिपचिपा नहीं बन पाता है तो गले में अटक जाता है। उसके बाद उसको पानी पी के पानी पी के नीचे उतारता है, अब उतरता नहीं है। तो ये हड़बड़ी वाला काम नहीं, आराम से एक प्रक्रिया वाला काम है, इसको आराम से होने देना है। ठीक है। अब देखते हैं ग्रास नली। पहला पार्ट हम लोग पढ़े क्या है, पहला है हमारा माउथ, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। मुख गुहा को तीनों कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले में माउथ कैविटी, ओरल कैविटी या बकल कैविटी तीनों कहते हैं। ये पहला भाग था किसका, हमारे पाचन तंत्र का। पाचन क्या होता है, मुख गुहा होता है, उसके बाद ग्रास नली होता है, उसके बाद अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। तो हमने मुख गुहा कंप्लीट कर लिया। दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली बहुत कोई ये समझ लेते हैं कि ग्रास नली जो होता है वो ग्रसनी और ग्रास नली में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखिए, ग्रास नली और ग्रसनी दोनों अलग अलग है। ग्रास नली वो भाग होता है जहां से भोजन जाता है, और ग्रसनी वो भाग होता है जहां से सांस जाता है। ठीक है। और वो कहाँ यूज होता है, वो श्वसन तंत्र में होता है। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र में ग्रसनी का प्रयोग होता है, जबकि ग्रास नली भोजन मतलब पाचन तंत्र में इसका उपयोग होता है। ग्रास नली क्या होता है, ये भोजन को जाने के लिए एक फूड पाइप होता है, ये भोजन को पेट में पहुंचाता है, अमाशय तक पहुंचाता है, अमाशय तक ये भोजन को पहुंचाता है। इसमें एक गति होती है जिसे हम लोग क्रमानुकुंचन कहते हैं। इसमें एक गति होती है, एक गति होती है, इसे बोलते हैं हम लोग क्रमानुकुंचन। ये गति बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर क्रमानुकुंचन नहीं होगा तो भोजन तो एकदम धड़ 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 पेट में गिरेगा, जिससे आवाज करेगा धड़ 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 धड़, हमारे पेट में चोट लग जाएगा। ठीक है। तो क्रमानुकुंचन बहुत जरूरी होता है, ये भोजन को आराम से पहुंचाता है। क्रमानुकुंचन इस प्रकार की गति होती है, मतलब भोजन धीरे 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 पहुंचता है। जैसे आप देखते हैं ना, आपके पास अगर फेविकोल होगा, अगर खत्म हो गया तो हम ऐसे ऐसे चीप के निकालते हैं, ऐसे चीप के निकालते हैं, ऐसा करके चीप के निकालते हैं। तो ये क्या है, ये क्रमानुकुंचन है, मतलब धीरे धीरे निकलती है। ठीक है।
ये क्रमानुकुंचन होता है और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लिया पाचन तंत्र के ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ये केवल भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है, बाकी इसका काम इतना ही है। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे समझाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे अब हम आगे समझाते हैं कि हमारा भोजन जो था वो मुख गुहा से ग्रास नली से आमाशय तक पहुंच गया था। अब वो भोजन नहीं रहा, अब उसे हम लोग कहते हैं बोलस। अब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोलस। मुंह में जब वो था तब वो भोजन था, लेकिन जैसे वो चबा के लार मिक्स हो गया वो बन गया बोलस। और वो बोलस है जो हमारे अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं और सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा देर तक भोजन किस पाचन तंत्र के अंग में रहता है, तो वो अमाशय में रहता है। यहाँ भोजन लगभग 4 घंटों तक रहता है और 4 घंटों तक उसकी कुटाई होती है, उसके बाद आगे भेजा जाता है। तो भोजन जो होता है वो अमाशय में 4 घंटों तक रहता है और ये 4 घंटों तक अमाशय के तीनों भाग में घूमता है। तो देखिए, अमाशय के जैसे 3 भाग होते हैं। पहले भाग को कहते हैं कार्डियक। पहले भाग को क्या कहते हैं? पहले भाग को कहते हैं कार्डियक, क्योंकि ये अमाशय जो होता है, अमाशय ये दिल के नजदीक वाला भाग होता है। ये दिल के नजदीक होता है और दिल के अध्ययन हार्ट के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय की भी मांसपेशियां कार्डिक मांसपेशियां होती है। तो अमाशय के जो ऊपरी भाग होता है वो दिल के नजदीक होता है, इसलिए उसे भी कहा जाता है कार्डियक। और ये कार्डियक जो होता है इसमें क्या होता है? ये अमाशय का ऊपरी भाग होता है। इसमें HCl निकलता है। इसमें HCl निकलता है जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है, बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। इसकी पीएच मान की बात करें तो 1.2 होता है। ये बहुत ज्यादा अम्लीय होता है और इसका काम क्या होता है? जो भोजन मुख गुहा से ग्रास नली से होकर अमाशय में पहुंचता है, उसमें जो बच जाते हैं जीवाणु उसे मारता है। ये जीवाणुओं को नाश करने का भी काम करता है। जैसे कि देखिए, मुख गुहा में जो जीवाणु था उसे कौन मार दिया? उसे मार दिया लाइसोजाइम। लेकिन जो बच गया, जो उसको देहाती भाषा में कहते हैं एकदम थेथर कीटाणु, वो थेथर कीटाणु जो अमाशय में पहुंचता है वो थेथर कीटाणु को मारने का काम करता है आपका HCl। और इसका काम क्या होता है? दूसरा काम होता है ये भोजन को टुकड़ों में तोड़ देता है। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे भोजन पाचन में आसानी होती है। ये जीवाणुओं को मारता है और भोजन को टुकड़ों में तोड़ता है। और आगे जो हम लोग देख रहे हैं ये है कार्डियक। ये भाग हम कार्डियक और यहाँ से अमाशय निकलता है, मतलब यहाँ से HCl निकलता है। अम्ल की पहचान क्या है? उसकी आगे H होगी और क्षार की पहचान मतलब बेस का पहचान क्या है? उसके लास्ट में OH होगा। अब दूसरा भाग पहुंचता है, इसे बोलते हैं फांडिक। पहला भाग है कार्डियक, दूसरा भाग है फांडिक। फांडिक में भोजन जैसे ही पहुंचता है भोजन रुक जाता है, जैसे बोलते हैं ना ब्रेक आ गया, उसी तरह भोजन को बोलता है थांबा थांबा थांबा, अब यहाँ तुम्हारी कुटाई शुरू। तो जो फांडिक होता है उसमें कांटे नुमा संरचना होती है। एक एग्जाम में पूछा भी था SSC के एग्जाम में कि अमाशय के किस भाग में कांटे नुमा संरचना होती है, तो ये है फांडिक। फांडिक आप देख ही रहे हैं कि कांटे नुमा संरचना होती है। देखिए, बहुत कोई व्रत रखते हैं, जैसे कि व्रत रखते हैं या उपवास करते हैं, तो वो भोजन नहीं करते और भोजन नहीं करते हैं तो पेट खाली होता है। जो पेट खाली होता है तो फांडिक में कांटे नुमा संरचना होती है, वो खड़ा हो जाता है और जब हम बैठते हैं या उठते हैं तो वो चुभने लगता है। तब हम बोलते हैं कि पेट में चूहा दौड़ रहा है, पर चूहा हुआ दौड़ता नहीं। चूहा दौड़ता तो यहाँ पर HCl क्या फिल्म देखने के लिए है, चूहा को ऐसा मारता झटका कि क्या बोलते हैं, ऐसा चाटा मारता कि चूहा के आगे पड़ जाता सन्नाटा। तो वो बात तो आगे है। फांडिक क्या करता है? फांडिक जो है ये अमाशय के बीच वाला भाग होता है और इसमें कांटेनुमा संरचना होती है जिसे रूजी कहते हैं। ये भोजन को रोक के रखता है ताकि उसका पाचन पूरा तक हो जाए। और ये क्या होता है? अगर हमारा पेट खाली हो, हम भोजन ना करे हो, तो ये कांटेनुमा संरचना रूजी खड़ा हो जाता है। रूजी के खड़ा होने से हमें चूहा दौड़ने का एहसास होता है, पर ये काल्पनिक है, कोई दौड़ता नहीं है, बस रोज ही खड़ा होता है जिससे पेट चुभता है। अगला है और सबसे लास्ट भाग है जिसे कहते हैं हम
पाइलोरिक, ये भाग को हम लोग कह रहे हैं पाइलोरिक और इसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्योंकि यहाँ तक भोजन की जो प्रोसेस हुआ वो आगे जाके ग्रंथि करते हैं। आगे जाके पाचन का काम कौन करते हैं? आगे पाचन का काम ग्रंथि करते हैं। तो लास्ट भाग है ये तीसरा भाग है, इसे हम लोग कहते हैं पाइलोरिक। ये तीसरा भाग जो है ये हमारा है पाइलोरिक और पाइलोरिक में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि कहते हैं जिससे जठर रस निकलता है मतलब गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है और ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। जैसे देख सकते हैं एक रेनिन और एक पेप्सिन। अगर पूछा जाए जठर रस में कौन-कौन सी 2 2 रस होती हैं, तो एक रेनिन होता है और एक पेप्सिन होता है, ठीक है? एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन का काम क्या होता है? रेनिन जो होता है वो दूध को दही बना देता है। ये जैसा कि हम लोग देखे हैं बहुत कोई दूध पीने का शौक होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत कोई दूध पीता है, तो दूध हमारे अंदर जाता है पर वो दूध नहीं रहता है, वो दही बन जाता है। दही बनाने का काम कौन करता है? दही बनाने का काम करता है रेनिन। जैसे आप देखिएगा छोटे बच्चे होते हैं जब वो दूध पीते हैं और जब वो उल्टी करते हैं, वॉमिटिंग करते हैं, तो वो दही बन जाता है, वो दही बन जाता है। तो यही दूध को दही बनाने का काम करता है रेनिन। और जब बूढ़े लोग होते हैं तो उनकी पाचन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तो डॉक्टर सलाह देता है रुकिए बाबा आप देखिए दूध मत खाइए आप थोड़ा डायरेक्ट दही खाइए क्योंकि दूध को मेहनत करके दही बनाने में समय लगेगा जिससे आपकी थोड़ी सी आपकी पाचन तंत्र में और समस्या होगी। उसी साथ आता है पेप्सिन। पेप्सिन जैसे प से पेप्सिन, प से प्रोटीन। तो ये पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। और आपको यहाँ बताएँगे नहीं कि प्रोटीन क्या होता है, पेप्टोन क्या होता है? क्योंकि अगर बताएँगे तो यहाँ खिचड़ी भात बन जाएगा तो यहाँ बनाना नहीं है। ये हमके न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर में आपको अलग से पढ़ाएँगे, ठीक है? तो पेप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उतना तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे आप जैसे मैंने पहले बताया कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये बहुत प्रचंड होता है, इसकी मार बहुत भयानक होती है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई जब ये जला देता है, किसी चीज़ को एकदम से टुकड़ों में तोड़ देता है, तो ये अमाशय को कुछ करता क्यों नहीं? ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो इसका आंसर ये है कि म्यूकोसा जो होता है, ये अमाशय के अंदर की परत होती है। जैसे कि नहीं जानते जैसे अगर कोई बोतल होता है, मान के चलिए कोई बोतल है ऐसे ये कोई बोतल है, तो इसके अंदर की जो लेयर होती है, उसी तरह अमाशय के अंदर के लेयर को हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा और म्यूकोसा क्या होता है? म्यूकोसा जो होता है, वो क्षार होता है, मतलब ये बेस होता है। तो आपको ये पता ही होगा कि जब बेस और एसिड आते हैं, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब उदासीन हो जाते हैं, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। यही बात है कि इसकी परत नहीं जमती है। ठीक है? तो वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो ये पार्ट 1 था। आपको पार्ट 2 में हम कहाँ से पढ़ा देंगे पार्ट 2 में छोटी आँत से पढ़ेंगे, छोटी आँत, बड़ी आँत और गूदा। 3 चरण हमारा बाकी है, तीनों चरण को हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट 2 के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।